Welcome back friends. Now we are going to start with most important topic, that is capital gain. अब आपकी फाइनल की रियल जर्नी यहाँ से चालू होती है। अब तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े, बेसिक्स एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, वो इतना क्या था कि आप इंटरमीडिएट आईपीसीसी में इतना पढ़ चुके होते हैं और उसमें इतना इंस्टीट्यूट भी इतना उसमें वेट नहीं रखती ज़्यादा, राइट। अब बात आती है कैपिटल गेन। आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर रहेगा सीए फाइनल का। स्टार्टिंग के कुछ डिस्कशंस जो हमारे होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज उसमें हम बेसिक्स पहले डिस्कस करेंगे कि पहले तो ये है क्या। सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, अगर आपने इंटरमीडिएट आईपीसीसी में थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि इसमें कोई आप असेट बेचते हो तो उस पर कोई अगर प्रॉफिट होता है तो आप कैपिटल गेन कंप्यूट करते हो, ऐसा वगैरह, राइट। कुछ इंडेक्सेशन वगैरह ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, राइट। बट यहाँ पर अब सीए फाइनल का लेवल है तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका इंटरप्रिटेशन स्किल टेस्ट किया जाएगा। अब इंटरप्रिटेशन स्किल में क्या होगा कि आपको सबसे पहले एक एक चीज़ को ध्यान से समझना पड़ेगा कि कहाँ पर ये टैक्स एप्लीकेबल होगा। पहली बात तो ये है कि क्या इस पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता, क्या ये कैपिटल इनकम टैक्स के दायरे में आती है या नहीं आती, ये सब कुछ हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो एक एक चीज़ को हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे इसमें, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दो चैप्टर रहेंगे, दैट इज कैपिटल गेन एंड इनकम, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 45 से ये स्टार्ट होता है। अब सेक्शन 55 तक इसका सफर रहता है। टोटल मिलकर 11 सेक्शंस इसके अंदर पढ़ने हैं हमको। सबसे पहले मैं बात करूं तो इस चैप्टर की, तो इसमें अपने को पढ़ना है सबसे पहले चार्जेबिलिटी। सेक्शंस का मैं आपको पहले बाइफर्केशन दे दूं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। देखो, अगर आपके पास रास्ता क्लियर होगा तो आपको पता चल जाए कि एक्चुअली मुझे मंजिल मेरी कहाँ पर है, मुझे जाना कहाँ पर है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके लिए वो चीज़ एकदम ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बेस कोई भी इनकम का बनता है, दैट इज चार्जिंग सेक्शन। तो यहाँ पर सेक्शन 45 इज चार्जिंग सेक्शन, उसके साथ हम पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शन उसके बाद आता है सेक्शन 46 एंड 46A, दैट इज इट सेल्फ अगेन दैट डिफाइंस सर्टेन इनकम इन दैट। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोड ऑफ कंप्यूटेशन। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है ऐसा कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन, इन तीन चीज़ों में आपको कंप्यूट कैसे करना है उसके लिए प्रॉपर तरीका दिया गया है। बट इन केस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड इन केस ऑफ IFRS देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट हाउ यू आर सपोज टू कंप्यूट, राइट। तो यहाँ पर आपको मोड ऑफ कंप्यूटेशन सेक्शन 48 के अंदर कंप्लीटली डिफाइन किया गया है कि आपको किस तरह से कैपिटल गेन को कंप्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ सेक्शंस हम पढ़ेंगे, दैट इज एग्जेम्प्ट ट्रांसफर एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई कैपिटल असेट को बेचते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं, ऐसा हम पढ़ेंगे अभी आगे भी, ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में कैपिटल गेन अराइज होता है, राइट। अब कैपिटल गेन अराइज होता है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, आपने जो बेचा उसकी प्राइस क्या रहेगी, कितना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो रहता है गेन, वो कैसे कंप्यूट करना है, कितने कितने क्या हर एक ट्रांसफर जो होते हैं क्या वो टैक्सेबल होते हैं या नहीं है। तो उसके लिए हमको पढ़ने हैं इसमें सेक्शन 47, 47A एंड सेक्शन 49 एंड सेक्शन 55 वुड बी देयर, राइट। उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड एवरीथिंग, सेक्शन 50C एंड 50 एंड एवरीथिंग दैट विल स्टडी अगेन, राइट। तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस हमको इस केस में पढ़ने हैं। उसके बाद आएगा अपना एग्जेम्पशंस। क्या हर एक कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है? आंसर वुड बी नो। देयर आर सम एग्जेम्पशंस आर गिवन। सेक्शन 10 के अंदर भी कुछ एग्जेम्पशन दिए गए हैं और सेक्शन 54 के अंदर स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए अपने को एग्जेम्पशंस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं एक बात करूँ आपको कि कैपिटल गेन मतलब क्या, नाम से पता चलेगा देयर इज समथिंग कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, राइट। इट्स नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट दैट वी हैव डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1। तो हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये सब, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। क्वेश्चन ये उठता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट तो चलो ठीक है, हमारे रेगुलर इनकम है, हम इसको टैक्स के दायरे में लेके आएंगे, बट क्या कैपिटल रिसिप्ट भी कैपिटल इनकम टैक्स के दायरे में आती है, राइट। तो हमने उस टाइम भी उसमें पढ़ा था कि कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45, जो यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 45 के अंदर, विच इज स्पेसिफिकली इंक्लूड इन डेफिनेशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो कैपिटल गेन को इनकम की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया गया है। अब कौन सा कैपिटल गेन, क्या, ये सब कुछ हम अभी पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करें चार्जिंग सेक्शन की। सेक्शन 45 क्या बोलता है कि इफ
देयर इज ए कैपिटल असेट, खाली असेट नहीं बोला है, क्या बोला है, कैपिटल असेट। असेट कितने भी टाइप की होती है, उसमें से हमको खाली किस बात को ध्यान में रखना है, कैपिटल असेट। अगर उस कैपिटल असेट को हम अगर ट्रांसफर करेंगे, राइट, सो ट्रांसफर का भी हम एक डेफिनेशन देखेंगे, उससे अगर हमको कोई प्रॉफिट या गेन अराइज हुआ, ये चार्जिंग सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, अभी उसके टेक्स्ट में भी मैं आपको लेके जाऊंगा, राइट। कैपिटल असेट अगर हम ट्रांसफर करेंगे, उस ट्रांसफर से अगर हमको कोई गेन या प्रॉफिट हुआ, देन ये प्रॉफिट और गेन जो भी हमको हुआ है इस ट्रांसफर से, वो हम उस साल में टैक्सेबल करेंगे जिस साल में ये ट्रांसफर हुआ। इट विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस। ऐसा चार्जिंग सेक्शन का यहां पर कहना है। एक बार उसका रुख भी ले लेते, चार्जिंग सेक्शन एक्चुअली है क्या, समझ लेते। चलो एक बार देखो, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर अभी जस्ट बताया आपको कि क्या कैपिटल गेन्स बीइंग ए कैपिटल रिसिप्ट क्या टैक्स के दायरे में आती है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 2 क्लोज 24, जब हमने याद करो हमारा चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा बेसिक डिस्कशन था, जिसमें मैंने आपको इनकम के बारे में अपने ब्रेकअप पढ़ा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू ऑलवेज टैक्सेबल होती है, कैपिटल सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ही टैक्सेबल होती है, ये सब कुछ हमने उसमें पढ़ा था, राइट। ठीक है, सो एक एक चीज़ को यहाँ पर एनालिसिस करके पढ़ेंगे, ताकि क्या होगा कि आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। देखो, रटने से कुछ होने वाला नहीं है, चैप्टर बहुत ईजी है, सिंपल से प्रोविजन है, सिंपल सा कंप्यूटेशन है, बस कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है, काम हो गया आपका, बहुत सिंपल है। बट एक बार आप लॉजिकली समझोगे तो क्या होगा कि आपको आंसर देने में ईजी रहेगा। अब क्वेश्चंस भी इसमें 2 टाइप के हो सकते हैं। एक सिंपल कैलकुलेशन जो हम इंटरमीडिएट आईपीसीसी में करते आ रहे हैं, कि आपको सिंपली बोल दिया जाएगा कैपिटल गेन कंप्यूट करो, ये ट्रांजेक्शन हुआ है। बट फाइनल लेवल पे आप पर एक एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाएगी, वो क्या होगी कि आपको पहले तो एनालाइज करना है। आपको ऐसा बोलेंगे कि क्या ये इनकम कैपिटल गेन के दायरे में आती है, हाँ तो कैपिटल गेन कंप्यूट कीजिए। तो यहां पर हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या ये इनकम कैपिटल गेन के दायरे में आती है या, ठीक है। चलिए यहां पर देखो, सेक्शन 2 क्लोज 24 स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स इनकम विच इंक्लूड्स कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर सेक्शन 45(1). मैंने आपको वो टेबल दिखाया था, अराउंड 22 आइटम्स वर देयर, राइट। उसके बाद मैं अभी जस्ट आपको डिस्कस कर रहा था, दैट इज चार्जिंग सेक्शन। यस, क्या बोलता है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 जनरल, दैट इज चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलता है, एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, राइट, कि कोई भी कैपिटल असेट है, अगर वो ट्रांसफर हो रही है, राइट, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, कैपिटल असेट, इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर shall be chargeable to tax to income tax under the head capital gains, shall be deemed to be the income of previous year in which the transfer took place। तो यहां पर कितनी बातें का जिक्र हुआ, यहां पर सबसे पहले कैपिटल असेट, उसके बाद ट्रांसफर, उसके बाद प्रॉफिट या गेन, और उसके बाद आया कि जिस साल में हुआ उस साल में टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा डिस्कशन इतना हुआ था, राइट। तो सबसे पहले कैपिटल असेट जिस साल में ट्रांसफर हुई, तो उसमें अगर प्रॉफिट या गेन हुआ तो वो इनकम के दायरे में आएगा, इनकम टैक्स उस पर लगेगा। जिस साल में ट्रांसफर हुआ है उस साल में वो टैक्सेबल किया जाए। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपने कोई कैपिटल असेट के रिलेटेड ट्रांजेक्शन किया और उसमें आपको लॉस हुआ, तो क्या उसका भी असेसमेंट इधर करना है? तो याद रखना है इनकम टैक्स में हमेशा एक बात, इनकम इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो। अगर हम इनकम का कंप्यूटेशन करते हैं तो हमें लॉस का भी कंप्यूटेशन करना कंपलसरी है। हमको लॉस का भी कंप्यूटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके भी कुछ बेनिफिट्स है, राइट। तो जिस तरह से इनकम कंप्यूट होगी उसी तरह से अगर उसका रिजल्टेंट जो भी आता है लॉस वगैरह, तो लॉस भी असेसमेंट होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि कैपिटल गेन हुआ तो ही हम कंप्यूट करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो ही कंप्यूट करेंगे, लॉस हुआ तो उसको भी क्या करेंगे, हम कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले तो कैपिटल असेट की बात की है, यहां पर सारी असेट जितनी भी है इन सबको इंक्लूड नहीं किया गया। सो कैपिटल असेट की अगर मैं बात करूं
तो हमको देखना पड़ेगा इसका डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर कैपिटल असेट का डेफिनेशन दिया गया है। अगर वो कोई भी असेट अगर वो कैपिटल असेट नहीं हुई तो उस पर आप कैपिटल गेन नहीं ले सकते। सिंपल सी बात है, राइट। तो सबसे पहले असेट का कैपिटल असेट होना कंपल्सरीली है। उसके बाद ट्रांसफर की बात करूं तो क्या हर एक ट्रांसफर टैक्सेबल होगा? क्या पहली बात तो ट्रांसफर है क्या हर एक ट्रांसफर टैक्सेबल होगा? सो ट्रांसफर को समझने के लिए हमको डेफिनेशन देखना पड़ेगा उसका सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर, जिसमें ट्रांसफर को डिफाइन किया गया है और उस पर सब कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी है जिसमें कुछ कुछ ट्रांसफर को एग्जेम्प्ट किया गया है सेक्शन 47 के अंदर। ओके, चलिए उसके बाद प्रॉफिट होगा या गेन होगा? प्रॉफिट या गेन आपको दो टाइप के इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। एक होगा शॉर्ट टर्म गेन या तो होगा लॉन्ग टर्म गेन। अब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा आपकी कैपिटल असेट किस टाइप की है। अगर आपकी कैपिटल असेट हुई लॉन्ग टर्म तो आपका गेन होगा लॉन्ग टर्म, अगर आपकी कैपिटल असेट हुई शॉर्ट टर्म तो आपका गेन होगा शॉर्ट टर्म। अब ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैसे कंप्यूट करेंगे, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग किसमें लिखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 42A के अंदर। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या बताएगा अपने को कि मैंने कब असेट को परचेस किया था, कब उसको ट्रांसफर किया, उसके बीच का जो पीरियड है वो भी हम एक बार समझेंगे कि अलग अलग ट्रांजेक्शन के अंदर हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रहेगा। देखो छोटी छोटी सी बातें, ठीक है। उसके बाद आता है ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इज ट्रांसफर, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। ओके, तो उसके भी कुछ एक्सेप्शंस है कि जिस साल में ट्रांसफर हुआ उस साल में टैक्स नहीं लेंगे, जिस साल में आपको अमाउंट मिली, सेल कंसिडरेशन मिला, उस साल में टैक्स लेंगे। तो उसके कुछ एक्सेप्शंस हम इधर देखने वाले, ठीक है। सबसे पहले बेसिक डिस्कशन करते हैं डेफिनेशन के बारे में, राइट। तो सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन हम अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशंस। कैपिटल असेट सेक्शन 2 क्लॉज 14 डिफाइंस कैपिटल असेट। कैपिटल असेट मीन्स, सबसे पहली बात देखो इधर, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by an assessee whether or not connected with his business or profession। यहां पर हाउस प्रॉपर्टी में हमने एक चीज देखी थी कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर बिजनेस के लिए यूज होती है और उससे कोई भी इनकम अगर जनरेट होती है तो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के दायरे में नहीं लाएंगे। बट यहाँ और वहाँ पर डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा था, वहाँ पर मैं प्रॉपर्टी को खाली लेट आउट कर रहा था और उससे मुझे कुछ इनकम जनरेट हो रही थी जो रेंट के फॉर्म में थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी कैपिटल असेट में क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या होगा, कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस हो सकता है, राइट। भले ये प्रॉपर्टी, ये जो असेट है मेरे बिजनेस के लिए भी यूज हो रही हो या ना रही हो, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी प्रॉपर्टी इफ यू ट्रांसफर्ड, यहां पर सॉरी, एनी प्रॉपर्टी विच कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, कैपिटल असेट। कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको कैपिटल असेट मान लेंगे हम, ऐसा यहां पर बोला है। मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसका स्कोप एकदम वाइड हो गया, इसने सारी असेट्स को यहां पर कवर कर लिया ऑलमोस्ट, राइट। उसके बाद बोला है एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, विच इज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विथ सेबी रेगुलेशंस। अब यहां पर देखो क्या हुआ था कि FII जो है ना वो बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या करता है, सिक्योरिटी को परचेज करता है या सेल करता है, और उसका क्या हो जाता है, रेगुलर इंटरवल हो जाता है जैसे ट्रांजेक्शन सारे, राइट। तो यहां पर देखो क्या हुआ था कि असेसमेंट जब भी होता था FII का, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर जो होते हैं ये जो शेयर के जो ट्रांजैक्शन FII वाले एंटर करते थे उसको वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कंप्यूट। अब बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कंप्यूट करेंगे तो सेक्शन 28 से सेक्शन 44 के सारे प्रोविजंस लगेंगे।
यहां पर जो पहले हुआ करता था अब नहीं है। सेक्शन 10 क्लॉज 38 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट किया गया था, राइट। कुछ टैक्स रेट्स में भी फर्क है। अगर आपकी बिजनेस इनकम हुई तो उसका टैक्स रेट अलग है, अगर आपका कैपिटल गेन हुआ तो उसका टैक्स रेट अलग है। तो एफआईआई वाले क्या करते थे, एफआईआई वाले बोलते थे भाई हमारी ये जो भी सिक्योरिटीज के हमारे ट्रांजैक्शन है दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड दैट शुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट, कैपिटल असेट, राइट। और हमारी जो भी इनकम है वो कैपिटल गेन के हेड में चार्जेबल हो रही थी, तो उधर असेसिंग ऑफिसर इसको बिजनेस इनकम ट्रीट करवा रहा था। तो सारे एफआईआई वालों ने मिलकर रिप्रेजेंटेशन किया, राइट। तो फिर क्या हुआ कि यहां पर ये क्लोज एक इंक्लूड कर दिया गया कि एफआईआई वालों ने जो भी ट्रांजैक्शन किया है सिक्योरिटीज को परचेज या सेल के ट्रांजैक्शन जितने भी है वो सारे के सारे कैपिटल गेन के दायरे में आएंगे, उसको हम स्टॉक इन ट्रेड कभी भी नहीं मानेंगे, ठीक है। याद करो हमारा चैप्टर 1 का डिस्कशन जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आप सिक्योरिटीज में डील करते हो और आपका पर्पज है उसमें से प्रॉफिट अर्न करना, तो हमने 3 पर्पज देखे थे। एक ट्रेडिंग वाला जो था, एक वो इन्वेस्टमेंट वाला पर्पस था और एक स्पेक्यूलेशन वाला पर्पस था, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट डे का हमारा डिस्कशन, राइट। तो यहां पर एफआईआई का जितना भी है वो सब कुछ हम स्टॉक इन ट्रेड नहीं मानेंगे, उसको हम कैपिटल गेन के दायरे में ही रखेंगे। सो सिक्योरिटीज जितनी भी हेल्ड की है एफआईआई वालों ने वो ऑलवेज क्या मानी जाएगी, कैपिटल एसेट मानी जाएगी, और उससे इनकम जो भी जनरेट होगी वो कैपिटल गेन के दायरे में आएगी, ठीक है। इट इज नॉट बिजनेस प्रोफेशन इनकम। उसके बाद बोला है बट डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो आपको ऐसा बोल दिया कि कोई भी प्रॉपर्टी है वो क्या है, कैपिटल एसेट है। फिर क्या बोला, बट डज नॉट इंक्लूड मतलब फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ व्हाट, कैपिटल एसेट। उसमें सबसे पहले आता है स्टॉक इन ट्रेड। वंस अगेन रिमेंबर डे 1 डिस्कशन, फिक्स कैपिटल एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल। तो स्टॉक इन ट्रेड जो होता है हमारा क्या रहता है, सर्कुलेटिंग कैपिटल रहता है। उससे जो भी इनकम जनरेट होती है उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेडिंग इनकम जनरेट होती है, राइट। इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। आपने परचेज किया, उसको सेल किया, जो डिफरेंस आपको मिलता है वो आपकी क्या बनेगी, प्रॉफिट बनेगा अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो उसकी इनकम यहां पर कंप्यूट नहीं होती, ठीक है। एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटीज रिफर टू इन बी अबो, ये वाला, क्योंकि हमने उसको क्या मान लिया, कैपिटल एसेट ही मान लिया है, उसको हम कभी भी स्टॉक इन ट्रेड नहीं मानने वाले हैं। कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी, मतलब आपके बिजनेस का जो भी स्टॉक इन ट्रेड है वो सब कुछ क्या रहेगा, कैपिटल एसेट नहीं रहेगा, उसकी इनकम कहाँ जाएगी, बिजनेस प्रोफेशन के हेड में। फिर सेकंड बोला है पर्सनल इफेक्ट। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में से कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ व्हाट, कैपिटल एसेट। तो सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा आया पर्सनल इफेक्ट। अब पर्सनल इफेक्ट की बात हुई तो मतलब पर्सनल इफेक्ट मतलब क्या, पहले तो वो समझ लो। पर्सनल इफेक्ट मतलब ऐसी चीजें जो मेरी पर्सनल यूज के लिए है, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस और कैरिंग ऑन प्रोफेशन, ठीक है, विच इज एक्सक्लूसिवली दैट इज यूजिंग फॉर माई पर्सनल पर्पज, ओके। पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी। वंस अगेन 2 थिंग्स, फर्स्ट क्या बोला, पर्सनल इफेक्ट, एंड सेकंड क्या बोला, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पर्सनल इफेक्ट हुई, पर्सनल इफेक्ट का मैंने क्या आपको मीनिंग दिया कि पर्सनल इफेक्ट मतलब मेरी पर्सनल यूज करने वाली चीजें। अब मान लो मेरा जो रेसिडेंशियल हाउस है वो है मेरा पर्सनल पर्पस के लिए, मैं उसको अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा हूं, तो हो गई मेरी पर्सनल इफेक्ट, बट दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो उसको यहां पर पर्सनल इफेक्ट की डेफिनेशन में नहीं रखा है। तो पर्सनल इफेक्ट डेफिनेशन में आपको 2 चीजें दिखनी पड़ेगी, एक तो वो आपकी पर्सनल यूज की होनी चाहिए, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन, और दूसरी बात वो मूवेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कार, अगर मैं कार अपनी पर्सनल यूज के लिए रखा है तो उसको बेचने पर मुझे कभी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, बट हाँ वही कार अगर मेरे बिजनेस के यूज में यूज हो रही है, उसको जब भी बेचूंगा तब उसमें कैपिटल गेन अराइज होगा, बिकॉज वहां पर क्या है, भले वो प्रॉपर्टी मूवेबल है बट इट इज नॉट पर्सनल इफेक्ट, इज नॉट यूज फॉर माई पर्सनल पर्पज, राइट, इट इज यूज फॉर माई बिजनेस पर्पज। क्लियर हुआ, होप इट इज क्लियर, राइट। तो पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरल, मोटर कार, फर्नीचर एटसेट्रा, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज
बाय असेसी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। मतलब अगर रेसिडेंशियल हाउस है मेरा, सॉरी रेसिडेंशियल हाउस है मेरा, ठीक है चलो उसको देख लेते हैं, मूवेबल नहीं है बट इमूवेबल, भले मैं खुद ना रहता हूँ। अच्छा मेरी कार है, चलो मेरी कार है, कार मैंने परचेस की हुई है, मेरे नाम पे सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, बट मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। मान लो मेरा छोटा भाई यूज़ करता है और वो मेरे पे डिपेंडेंट है, तो क्या उसको भी पर्सनल इफेक्ट माना जाएगा? आंसर वुड बी यस, ठीक है। तो उसको भी पर्सनल इफेक्ट माना जाएगा, इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। फिर पर्सनल इफेक्ट का एक्सक्लूजन आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये देखना। उसके बाद क्या आया? पर्सनल इफेक्ट का एक्सक्लूजन। पहले तो क्या बोला कि पर्सनल इफेक्ट आर नॉट कैपिटल असेट, बट उसमें से कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर दिया। अब क्या होगा? एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन मतलब क्या हो जाएगा? इंक्लूजन। मतलब क्या होगा कि ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, इधर ए बी सी डी, ये सब कुछ क्या होगा? कैपिटल असेट मानी जाएगी। भले ही वो पर्सनल इफेक्ट है, भले ही वो मूवेबल है, बट इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? कैपिटल असेट। तो क्या उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा? आंसर वुड बी यस, उस पर भी हम क्या लगेगा? कैपिटल गेन लगेगा। देखो सबसे पहले क्या बोलता है? ज्वेलरी, ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल और अलॉय containing one or more such precious metals, whether or not containing any precious or semi-precious stones, and whether or not worked or sewn in any wearing apparel। अगर कपड़ों में भी जड़ा हुआ सोना है उसको भी क्या मानेंगे हम? कैपिटल सेट मानेंगे। पहली बात तो क्या बोला? वेयरिंग अपैरल जो होते हैं हमारे, दैट इज पर्सनल इफेक्ट, दैट इज मूवेबल एसेट आउट ऑफ पर्यू ऑफ कैपिटल एसेट डेफिनेशन। बट में अगर सोना जड़ा हुआ है तो उसको भी हम क्या मान लेंगे? ज्वेलरी मान लेंगे, है ना। आपने कभी न्यूज़ में देखा होगा राइट, कि भाई सो एंड सो जितने भी मतलब रिच पीपल होते हैं उसका आपने देखा होगा भाई इसने 2 करोड़ की साड़ी पहनी है, अब इसमें ऐसा क्या है तो कि इसमें डायमंड स्टडेड किए हुए हैं, इसमें स्टोन को सोन किया गया, मतलब उसको लगाया गया है राइट, सोने के तार से बनाई हुई है, तो ये सारी क्या हो जाएगी? वंस अगेन इसको हम क्या किसके डेफिनेशन में करेंगे? काउंट करेंगे ज्वेलरी की डेफिनेशन में काउंट। सो ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा ये सब कुछ कहाँ पर? ज्वेलरी में आएगा। उसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। मोनालिसा की पेंटिंग है कैपिटल असेट, भले मूवेबल है, भले मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम में लगाई है, मेरी पर्सनल इफेक्ट है, इट इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विथ माई बिजनेस, बट इट इज वंस अगेन व्हाट? कैपिटल असेट। तो ये सब कुछ यहाँ पर क्या आएगा? हम बोलेंगे कैपिटल असेट, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अगेन अ कैपिटल असेट, राइट। तो सबसे पहली कंडीशन कि सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती क्या है, डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे कि क्या ये रूरल है, क्या ये अर्बन है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो सबसे पहले देखो, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, फर्स्ट कंडीशन शुड बी व्हाट? इट मस्ट बी इन इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड हुई तो ये वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आएगा, बट ये नहीं आएगा। वंस अगेन, within jurisdiction of municipal cantonment having population as below, capital gain from rural agricultural land is exempt under section 10 clause 1। 10 clause 1 exempts agricultural income, ठीक है। तो उसमें क्या उसको बोला गया है कि अगर आपकी कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है उसको अगर आपने बेचा है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बिकॉज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इटसेल्फ इज नॉट अ कैपिटल असेट। हमने 4 कंडीशन देखी थी, कौन सी? कैपिटल असेट भी होनी चाहिए, ट्रांसफर भी होना चाहिए, राइट। में जो प्रॉफिट एंड गेन होगा अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा जिस साल में वो अराइज हुआ है उस साल, राइट। तो यहाँ पर ये क्या आ गया? एक्सेप्शन हो गया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट एट ऑल अ कैपिटल असेट। अब सर कैसे डिफाइन करेंगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड को? तो मुझे क्या करना है कि मुझे जो लेटेस्ट सेंसस होता है अपना, जो जनगणना होती है, जैसे अभी लास्ट में हुई 2011 में हुई थी, अब 2021 में होएगी वापस, राइट। तो जो भी हमारा लास्ट सेंसस होता है उसके हिसाब से मुझे कोई म्यूनिसिपल एरिया
जो भी मतलब उसको एप्लीकेबल होता है, म्यूनिसिपल या फिर कैंटोनमेंट की मुझे एक लिमिट निकालनी होती, ठीक है। अगर उसका पॉपुलेशन 10,000, अगर उसका पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम है, ठीक है, 10,000 या उससे कम है, तो उससे जुड़ी हुई कोई भी जमीन, उससे जुड़ी हुई कोई भी जमीन क्या हो जाएगी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी, ठीक है। अगर कोई सिटी, कोई मतलब म्यूनिसिपल या फिर कोई कैंटोनमेंट एरिया, उसका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है, तो अगर कोई भी सिटी ऐसी है जिसका पॉपुलेशन 10,000 से, मान लो कोई सिटी का पॉपुलेशन 25,000 है, तो 25,000 जिसका पॉपुलेशन है, तो उसमें क्या होगा कि उस सिटी की जो म्यूनिसिपल लिमिट है, म्यूनिसिपल लिमिट वहां से लेकर 2 किलोमीटर तक का दायरा जितना भी होगा, जितना भी पूरा रेडियस होगा, राइट, उसमें जितनी भी लैंडफॉल होगी वो सब कुछ क्या मानी जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। उसके बाद वाली जितनी भी है वो सब कुछ क्या मानी जाएगी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो यहां पर मुझे देखना पड़ेगा ये 2 किलोमीटर वाला दायरा, ठीक है। अप टू 2 किलोमीटर्स इट इज urban agricultural land, and after that if any land is falling, then it is rural agricultural land, clear। फिर अगर कोई म्यूनिसिपल या कैंटोनमेंट की पॉपुलेशन 10,000 सॉरी 1 लाख 1 to 10 लाख, मतलब 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख से कम है, तो उस केस में मुझे अप टू 6 किलोमीटर तक, उसकी 6 किलोमीटर की जितनी भी रेडियस होगी, उसमें जितनी भी जमीन है वो सब कुछ अर्बन, उसके बाहर वाली सारी की सारी क्या, रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो, राइट। मतलब मुझे क्या करना होगा, देखो एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। देखो यहां पर है, मान लो सिटी ए। अब सिटी ए का पॉपुलेशन है 25,000। अब 25,000 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रेडियस बनाना पड़ेगा ऐसे, बराबर। अब इस सिटी का रेडियस कितना है, मान लो इस सिटी का रेडियस मैं आपको बोलूं, इट इज अप टू 2 किलोमीटर्स, अप टू 2 किलोमीटर्स। ये दायरा जितना भी है, इस सिटी की म्यूनिसिपल लिमिट, पहले तो मैंने क्या किया, म्यूनिसिपल लिमिट को डिफाइन कर दिया, उस लिमिट से मुझे जाना है, उस लिमिट से मुझे कितना जाना है, यहाँ तक, ये सब कुछ इसके दायरे में जितनी भी आएगी 2 किलोमीटर के रेडियस में, वो सब कुछ क्या मानी जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। ये क्या मानी जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। बट मान लो कोई ज़मीन यहाँ पर है, तो ये क्या मानी जाएगी, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, मान लो कोई ज़मीन यहाँ पर है, ये वाली, ग्रीन ग्रीन कर देता हूँ, तो ये क्या मानी जाएगी आपकी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी, ठीक है, बिकॉज इट इज आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर 2 किलोमीटर रेडियस। बट क्या मुझे ये रेडियस, ये जो सिटी यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिटी कौन सा होना चाहिए, जिसमें एसएससी रहता है वो, या फिर कोई भी सिटी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है। मतलब मैं आपको सिंपली एक बात बता दूं कि मुझे ये जो ज़मीन देखनी है ना, ये वाली, ये जो पूरी ज़मीन मुझे देखनी है ना, ये उसके आजू बाजू वाले किसी भी म्यूनिसिपल या फिर कैंटोनमेंट के एरिया में नहीं आती होनी चाहिए। अब मान लो ऐसा सीन है कि कोई सिटी बी है, बराबर, कोई सिटी बी है, कोई सिटी बी है, राइट। अब सिटी बी का रेडियस इधर है, इधर इतना। अब उसका पॉपुलेशन है मान लो 1,25,000। अब देखो इधर 1,25,000 है तो कितना होगा, 1 लाख से ज़्यादा, सॉरी 1 लाख से ज़्यादा बट 10 लाख से कम, तो उसके लिए 6 किलोमीटर तक का जितना भी रेडियस होगा, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो मतलब क्या होगा, अब मान लो इधर इसका रेडियस है, ये वाला रेडियस इसका है विच इज़ 6 किलोमीटर।
अब इसके रेडियस में देखो, ये ज़मीन जो है ना इधर, ये वाला हिस्सा, ये सिटी बी के रेडियस में आती है। भले सिटी ए के लिए ये रूरल हो जाएगी, बट सिटी बी के रेडियस में आ जाती है ज़मीन, राइट। तो वन सेकेंड क्या हो जाएगी, ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो, सॉरी अर्बन हो जाएगी, फिर वो रूरल नहीं रहेगी। मतलब उस ज़मीन को कोई भी सिटी या फिर कैंटोनमेंट की लिमिट टच नहीं होनी चाहिए। अगर वो टच हो गई, उसका रेडियस टच हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, फिर अपना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसा नहीं है इसमें कि आपका जो असेसी रहता हो उसी सिटी या उसी म्यूनसिपल कैंटोनमेंट को मुझे कंप्यूट करना। ठीक है, चलिए फिर आगे बोला है स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेसिफाइड बेरर बॉन्ड्स एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स एटसेट्रा आर नॉट वंस अगेन ए कैपिटल एसेट। फिर लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एंड shall be deemed to have always included any rights. Property have included and deemed to have always included any rights in or in relation to an Indian company, including rights of management or control or any other rights whatsoever. अब एक्चुअली ये है क्या? अब वोडाफोन का केस हुआ था 2012 के अंदर, वेरी पॉपुलर, राइट। एक बार जब हम वापस नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन करेंगे, एक बार मैं वापस उसको हम वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पर अभी इतना समझते कि क्या हुआ था उस केस में और क्यों ये एक्सप्लेनेशन डाला गया है। देखो क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हेल्ड दैट इन्फ्लुएंस persuasion of a parent company over its subsidiary could not be construed as a right in the legal sense. मतलब क्या था कि भाई वो फॉरेन की कंपनी थी, फॉरेन के ही ट्रांजैक्शन हुआ था, इंडिया का कोई भी असेट या कोई भी वगैरह कोई मूवमेंट नहीं हुआ था। खाली हुआ क्या था कि इंडिया की कंपनी जो थी, राइट, उसके जो शेयर्स थे वो किसी फॉरेन कंपनी के पास थे। अब उस फॉरेन कंपनी ने क्या किया कि अपनी पूरी जो कंपनी पूरी थी वो ट्रांसफ़र कर दी उसमें, राइट। तो उसमें क्या हुआ कि अब ये जो इंडियन कंपनी का जो पेरेंट्स था उसकी भी राइट्स वगैरह क्या हो जाएगा, दूसरी कंपनी के पास शिफ्ट हो जाएंगे ना। अब उसको कंट्रोल भी कौन करेगा, दूसरी कंपनी शिफ्ट करेगी, कंट्रोल करेगी, राइट। मान लो पहले हचीसन इंडिया था, अब हज इंडिया जो हज फॉरेन वाली कंपनी थी, राइट, जो भी समझेंगे उसको डिटेल में, उसमें अभी मैं इसमें नहीं ज़्यादा जाना चाहता हूँ। इसलिए हज की जो फॉरेन कंपनी थी, राइट, उसने क्या कर दिया, सारे के सारे जो अपने राइट्स वगैरह सब कुछ थे वो किसको दे दिए, वोडाफोन को दे दिए। तो जब ये शेयर्स वगैरह ट्रांसफर हुआ होगा तो इन्फ्लुएंस जो पहले हज फॉरेन कंपनी का जो था वो हज इंडिया पर था, वो अब किसका हो गया, वोडाफोन फॉरेन कंपनी वालों का हो गया, राइट। तो वहाँ पर क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट में, पे ऐसा कुछ भी कोई भी ऐसा राइट्स वगैरह इन्फ्लुएंस वगैरह क्या होगा, वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती। तो फिर इनकम टैक्स को वो चीज़ अड़ गई। इनकम टैक्स ने क्या किया, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया सिंस 1962 from the beginning, right, to supersede this ruling, the retrospective effect from 1st April 1962, जिस दिन इनकम टैक्स का जन्म हुआ उस दिन से डाल दिया। बुरा लग गया उसको कि हमारे खिलाफ कैसे जजमेंट आ गया है, राइट। अब ये एक्सप्लेनेशन डाल दिया, अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज अब क्या हो गई, मैटर लीगल हो गई। सुप्रीम कोर्ट का काम तो क्या होता है कि इनकम टैक्स को इंटरप्रेट करके पढ़ना। अब वहाँ पर वो चीज़ नहीं थी, इनकम टैक्स ने डाल दिया, अब वो आ गई परव्यू के अंदर, दायरे के अंदर आ गई, ठीक है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 1962 अबव एक्सप्लेनेशन हैज बीन इंसर्टेड। क्या बोला कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एंड सेल बी डीम टू हैव ऑलवेज बीन इंक्लूडेड, मतलब 1st April 1962 जब से इनकम टैक्स आया तब से हम मान लेंगे ऐसा, एनी राइट्स इन और इन रिलेशन टू अन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने क्या बोला था, ट्रांसफर क्या हुआ, ये जो शेयर्स जो फॉरेन वाली कंपनी ने दूसरी फॉरेन वाली कंपनी को ट्रांसफर किया, इसकी वजह से जो राइट्स इंडियन कंपनी के थे वो क्या हो गए, वहां पर शिफ्ट हुए थे, राइट। राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट्स व्हाटसोएवर, उसके लिए यहां पर क्या किया गया है, एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस किया। समझ में आया, क्लियर। तो इट्स ऑल अबाउट कैपिटल असेट। देखो क्या बोला इधर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, एक एग्जांपल लेते हैं, अबाउट ट्रीटमेंट टू बी गिवन इन द फॉलोइंग केसेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। फर्स्ट क्या बोला, अ फार्मर रेसिडेंट ऑफ जयपुर सोल्ड हिज रूरल एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन नेपाल एंड रिसीव्ड ₹2 lakhs ओवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ हिज लैंड। मतलब उसने नेपाल में अपनी ज़मीन बेची थी, वो भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड ही थी, 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ।
क्या ये, सबसे पहले तो चेक करो क्या ये कैपिटल असेट है, आंसर इज नो, सॉरी, आंसर इज यस, राइट, इट इज़ अ प्रॉपर्टी, भले इंडिया में हो बाहर हो कहीं भी हो, बट क्या ये, तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में हमने जो एक एक्सक्लूजन पढ़ा था कि क्या ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, भले नेपाल के लिए हो सकती है, बट अपने को यहाँ पर एग्जेंशन किस बात का दिया गया था कि अगर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में हुई तो ही ये कैपिटल एसेट के दायरे से बाहर रहेगी, बट यहाँ पर तो क्या है, नेपाल में है, राइट, में कोई एग्जेंशन नहीं मिलने वाला, इट विल बी टैक्सेबल, ठीक है, ऐसा यहाँ पर। सो कैपिटल असेट की हमने डेफिनेशन जो पढ़ी उसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये सब कुछ हमने देखा, अब देखो कैपिटल असेट का जो डेफिनेशन है इट इज वेरी वाइड डेफिनेशन, अपने दायरे में कुछ भी नहीं छोड़ा है, असेट चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो कैपिटल असेट मानी जाएगी, ठीक है, मूवेबल हो इमूवेबल हो, सिवाय के वो पर्सनल इफेक्ट वाली चीज़ है वो तो अलग बात है, वरना वो भी क्या मानी जाएगी, कैपिटल असेट मानी जाएगी। टेंजिबल का मतलब क्या होगा, लैंड, बिल्डिंग, कार, फर्नीचर एटसेट्रा, है सब कुछ। इंटेंजिबल मतलब क्या, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एनी राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स अगर आपके पास है तो वो भी क्या है, कैपिटल असेट, अगर आपने उसको बेचा तो। आपके पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, बराबर है, आपके पास पेटेंट है, आपके पास कुछ टेनेंसी राइट है, लीज होल्ड राइट है, ये सब कुछ क्या है, कैपिटल असेट। अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी में मैंने उसको 99 ईयर पे लीज पे लिया है, 40 साल खत्म हुए, अभी 60, अभी 59 ईयर्स और बाकी है, अब मान लो मैंने ये राइट्स किसी और को बेच दिए, तो क्या ये लीज होल्ड राइट्स भी कैपिटल असेट मानी जाती है, आंसर इज once again it's a capital, and transfer of such leasehold right will also be taxable under the head capital, but excludes only what, one thing, that is movable property for personal use that we have discussed, stock in trade. Let's take some example. House property for my personal residence, be it a capital asset or not. car for the purpose of car dealer, अगर कार डीलर के पास कार है तो क्या, फिर कार यूज टू कैरी ऑन प्रोफेशन, देन ऑफिस प्रीमाइस है जो मेरा प्रोफेशन जहाँ पर मैं अपना कैरी करता हूँ वो, फ्लैट फॉर द पर्पज ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर, अपैरल्स, प्रिंटिंग, पेंटिंग मेड बाय लियोनार्डो दा विंसी, राइट, गुडविल, हाउस होल्ड फर्नीचर, शेयर्स इन रिलायंस लिमिटेड बाय FII, प्रीशियस स्टोन्स सोन इन वेयरिंग अपैरल। एक के बाद देखते हैं, सबसे पहले देखो हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंस, भले पर्सनल रेसिडेंस है, भले पर्सनल इफेक्ट वाली चीज़ है, बट इट इज़ नॉट मूवेबल, इट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो इट इज़ राइट, इट इज़ अ कैपिटल असेट। सेकंड, कार फॉर द पर्पज ऑफ कार डीलर, अब कार डीलर है उसके लिए कार क्या हो जाएगी, स्टॉक इन ट्रेड होगी, क्योंकि उसका काम क्या है, कार को खरीदना और बेचना, राइट, सो स्टॉक इन ट्रेड होगा, स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट फॉलिंग विद इन डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। थर्ड इज कार यूज टू कैरी ऑन प्रोफेशन, अब बिजनेस के लिए मैं उस कार को यूज करता हूँ, देखो सबसे पहली बात मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट वो क्या है, पर्सनल इफेक्ट नहीं है, इट इज नॉट यूज्ड बाय मी फॉर माय पर्सनल पर्पस, इट इज यूज्ड फॉर माय प्रोफेशन, सो इट इज कैपिटल असेट। उसके बाद ऑफिस डेफिनेटली प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है, और वैसे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो देखना ही नहीं है पर्सनल इफेक्ट है या नहीं है, इट इज कैपिटल असेट वन सेकेंड। उसके बाद है फ्लैट फॉर रियल एस्टेट डेवलपर, के लिए क्या हो जाता है, ये स्टॉक इन ट्रेड माना जाता है, तो उसके लिए कैपिटल गेन नहीं होगा, उसमें आपको बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। दूसरी बात, अपैरल्स मूवेबल है या, राइट, तो पर्सनल इफेक्ट भी है और मूवेबल भी है, तो आउट ऑफ द परव्यू ऑफ कैपिटल असेट। उसके बाद आता है पेंटिंग मेड बाय लियोनार्डो दा विंसी, स्पेसिफिकली इंक्लूडेड, राइट, मतलब क्या था, वो पर्सनल इफेक्ट और मूवेबल असेट की चीज़ में से उसको एक्सक्लूड किया गया था, बट इट इज़, so that's why it is capital asset. उसके बाद गुडविल, डेफिनेटली प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग इंटेंजिबल asset also what, capital asset. Household furniture is movable but it is a personal effect also, so it is out of purview of capital asset. उसके बाद है शेयर्स इन रिलायंस लिमिटेड,
बाय FII ने अगर शेयर होल्ड किए हैं तो चाहे कितनी भी क्वांटिटी, कोई भी ट्रांजेक्शन कुछ भी क्यों ना हो, वो ऑलवेज 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 व्हाट, कैपिटल असेट ही माने जाएंगे, राइट। और प्रेशियस स्टोन्स, जैसा मैंने आपको बोला, इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ज्वेलरी, राइट। सो अगर वो वेरिंग अप्रैल में भी उसको, अगर आपने उसको जड़ा हुआ है तो भी क्या माना जाएगा, कैपिटल असेट मानी जाएगी। सो दिस ऑल अबाउट कैपिटल असेट, इतना हमको समझना होगा। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे अभी ट्रांसफर के बारे में, कि ट्रांसफर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। फिर ट्रांसफर को समझेंगे और हम उसके बाद समझेंगे कुछ कुछ एक्सेप्शंस वगैरह, और हमारा जर्नी पर हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, राइट। So thank you so much guys for watching this. See you in next video with the definition of transfer. Thank you so much.